शर्मा, डॉक्टर रंजीश शर्मा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद अपनी ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक विद्वान ऋषिकेश से हैं जो ज्यादा जानी जाती है आयुर्वेद की जमीन के लिए, और एक विद्वान प्रयागराज से हैं जहां पर सबसे पुराने अस्पताल पाए जाते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के जमाने से। तो मेरा पहला सवाल तो डॉक्टर गोविंद आपसे ही है कि या इलाही ये माजरा है क्या? मतलब ये अपने प्रोडक्ट को बेचने की टैक्टिक है? क्योंकि हमने ये देखा है कि पतंजलि अपना पूरा ब्रांड प्लेसमेंट ऐसे करता है कि राष्ट्रवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ, स्वदेशी आदि इत्यादि, जब आप बाजार में compete करते हैं। फिर हमने देखा है कि रामदेव का, जब हम बाबा रामदेव का शुरुआती दौर देखते हैं जिसमें वो योग को प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद की बहुत सारी विधाओं को जिनका हम सब पालन करते हैं, मैं तो करता हूं भाई, है ना। और बाबा रामदेव की वजह से एक नए सिरे से जागरूकता आई है। लेकिन हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, दीनदयाल विद्यालय कानपुर में, वहां पर शुरू से ही योग पर बहुत जोर था, है ना। और आयुर्वेद हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि हम अपनी सब्जी में दालचीनी डालते हैं, दाढ़ में दर्द होता है तो लौंग दबाते हैं, तो ये सब इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो पूरा जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, इस पूरी डिबेट को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे इस मुद्दे पे आने से पहले मैं दो बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आयुर्वेद और एलोपैथ में जो ये विभाजन रखी गई है, पहली बात तो एलोपैथ जैसा कोई शब्द, मैंने 14 साल की एलोपैथ की पढ़ाई करी, सो कॉल्ड एलोपैथ में, यहाँ कहीं भी मुझे आश्चर्य हुआ कि एलोपैथ जैसा वर्ड ही नहीं मिला मुझे किसी भी किताब में। हम मॉडर्न मेडिसिन, साउथ एशिया में इस्तेमाल होता है, सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जी, बाकी जगह हमारी किसी भी किताब में, पुस्तक में एलोपैथ वर्ड नहीं रहा, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन वर्ड यूज होता है कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहते हैं कि जिस चीज के लिए हमारे पास साक्ष्य हैं हम उसको पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक हैं या योगा हैं जो माइग्रेन की संभावना को कम करते हैं, तो हमारी किताब में भी ट्रीटमेंट में ये चीज लिखी जाती है कि हाँ, रिलैक्सेशन या योगा माइग्रेन को कम करती है। तो यहाँ पे तो अब वो हमारी किताब में कैसे आ गया? इसका मतलब वो आयुर्वेद है या ये एलोपैथ है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं रही। तो ये डिवीजन एक आर्टिफिशियल या कह सकते हैं मार्केट की डिमांड को लेकर के, पहली बात। दूसरी बात, हम एक और उदाहरण के साथ देना चाहेंगे कि जैसे पहले के जमाने में अगर कोई महिला गर्भवती होती थी तो उसे गुड़ और हल्दी का सोंठ बना करके खिलाया जाता था, कारण कि हल्दी में फोलिक एसिड होता था और गुड़ में आयरन की मात्रा अधिक होती है, एक से आयरन बनता है। तो प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन की जो कमी होती है उसका पूरा करने के लिए ये परंपराएं थी, और परंपराएं हजारों सालों साल के लोगों के अनुभव, और इस तरीके से जो विज्ञान विकसित होता है उसका जो इवोल्यूशन होता है उस तरीके से आता है। लेकिन इसके पीछे की साइंटिफिक बेसिस तो हम समझ गए, लेकिन क्या हर अनीमिया में हम गुड़ और हल्दी देंगे? क्योंकि हर अनीमिया आयरन की कमी से नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत सारी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उन्हें साथ के साथ जेस्टेशनल डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी भी हो जाती है। उस कंडीशन में तो हम गुड़ और हल्दी नहीं देंगे, बल्कि जो प्योर आयरन है जिसमें शुगर की मात्रा नहीं है वो नहीं देंगे। तो गुड़ और हल्दी से ही तो निकल करके फोलिक एसिड और आयरन हम दे रहे हैं। तो हमारा आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट देना ये आयुर्वेद से अलग कैसे हो गया? नंबर 2। नंबर 3, अगर अब हम क्या करें कि हम पुराने जमाने में ही हर किसी को एम्पिरिकली बिना उसके अवयव को पहचाने हुए सबको गुड़ हल्दी ही खिलाने लगे, तो ये आयुर्वेद है या ये रूढ़िवाद है? एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जैसे पुराने जमाने में ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास बेहोशी की दवाई नहीं थी, तो सबसे पहले क्या कहता, हथौड़े से सर में मार दिया जाता था, आदमी बेहोश हो जाता था, उससे बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता था। बाद में परंपराएं विकसित हुई तो उन्हें शराब, अल्कोहल दे दिया जाता था कि अल्कोहल से शायद दर्द की मात्रा कम हो जाए। बाद में ईथर और मॉडर्न एनेस्थेटिक ने आ गए। तो अब कुछ लोगों का बोलता है कि आयुर्वेद मतलब पुरानी परंपराओं की तरफ लौट जाना। तो क्या हम फिर से हथौड़े और शराब की तरफ लौट जाएं तो ये आयुर्वेद हुआ, या उसके साइंटिफिक बेसिस में हम जो प्रगति कर पाए, मॉडर्न तरीके को अपना लिए, ये आयुर्वेद से खिलाफ कहाँ पे हुआ? एक तो और उदाहरण अगर आप परमिट करेंगे तो मैं और बताना चाहूंगा। बोलिए सर, आप लोगों को सुनने आए हैं। जी, जैसे मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए पुराने जमाने में सिनकोना वृक्ष की छाल प्रयोग करी जाती थी, और उसमें बाद में रिसर्च हुआ, क्योंकि उस समय जब जिन लोगों को सिनकोना दिया जाता था तो उसमें मलेरिया को मारने वाले केमिकल के अलावा भी बहुत सारे और केमिकल होते थे, जिसकी वजह से मलेरिया तो ठीक होता था लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते थे, जिससे हम सिनकोनिज्म नाम से पढ़ते थे कि ये सारे सिम्टम उसमें होते थे, तो आप ये पहचानो इन्हें सिनकोनिज्म हो रहा है।
बाद में जब जैसे इस विज्ञान प्रगति किया, उन्होंने देखा कि इसमें काम की चीज जो अल्कलॉइड है क्विनिन, उसे अलग कर दिया जाए, बाकी चीजों को हटा दिया जाए। तो अब हम जो क्विनिन निकालते हैं वो अभी भी सिंकोना से ही निकलता है, लेकिन हम उसका एक परिष्कृत रूप देते हैं, सिर्फ क्विनिन देते हैं, ना कि बाकी चीज देते हैं। तो क्विनिन देना ये आयुर्वेद हुआ, हर्बल मेडिसिन हुआ या मॉडर्न मेडिसिन हुआ? तो इसमें यह विभाजन की रेखा ही कहाँ है? आयुर्वेद मतलब लाइफ साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस मतलब लाइफ साइंस। तो ये तो एक विकास की कड़ी है, इवोल्यूशन का हिस्सा है। इसके बीच में विभाजन आया कहां से? क्या वापस रूढ़िवाद की तरफ लौटना, या मॉडर्न रिसर्च से दूर भागना, या वापस हथौड़े की तरफ लौटना, ये आयुर्वेद है? या मिल करके जो हमने उन समय से रिसर्च किया, जैसे क्विनिन की बात आई तो सिंकोना हमारे पुराने लिटरेचर में अवेलेबल था, वहां से उठा करके लाए। मलेरिया की एक और दवाई आर्टिसोनेट, जब क्विनिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, मलेरिया के केसेस नहीं ठीक होने लगे, तो वापस से लोगों ने पुराने लिटरेचर को रिव्यू किया। चाइनीज हर्बल मेडिसिन में जब उन्होंने रिव्यू किया तो उन्हें मालूम चला कि एक और जो हम पुराना टोटका या कह सकते हैं नुस्खा आजमाते थे, उसमें आर्टिसोनेट नामक केमिकल है, और उसको एक्सट्रैक्ट करके अभी जो फैल्सिपेरम रेजिस्टेंट मलेरिया है उसमें हम आर्टिसोनेट देते हैं। तो ये भी एक तरह से हर्बल मेडिसिन हुआ। लेकिन हम पुराने ढर्रे पे चले जाएं, उसी नुस्खे को रहने दें, तो वो तो फिर क्या हम उसे आयुर्वेद कहेंगे या उसे रूढ़िवादिता कहेंगे? एक और बात, जैसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर का इलाज सदाबहार का पत्ता या सहजन होता है, उसका पत्ता देना होता है। तो अब उसके लिए बहुत सारे लोग जो ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां छोड़ करके वापस से शिफ्ट हो जाते हैं सहजन के पत्ते पे या सदाबहार के पत्ते पे। अब उसमें क्या होता है कि लोग दवाइयां तो छोड़ देते हैं, लेकिन सहजन या सदाबहार के पत्ते कितने लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं, या उसमें ब्लड प्रेशर कम करने वाली कौन सी दवाई, कौन सा केमिकल है, ये पता नहीं होता। बहुत ज्यादा मात्रा में जब उसका लोग प्रयोग कर लेते हैं तो अचानक से बीपी कम हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल भी कोई चीज होती है। तो अगर उसका साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाए, उसमें कौन सा केमिकल है जो सही में बीपी को कम करता है, और उसको कितनी मात्रा में लेनी है, किस तरीके से लेनी है, उसका साइड इफेक्ट कैसे रोकना है, अगर इन सब की चर्चा करके हम उसे करें तो ये एक मॉडर्न विज्ञान है, एक लाइफ साइंस है। इसमें तो ये कहीं विभाजन की बात ही नहीं आती है कि ये आयुर्वेद है या होम्यो मतलब मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथ है। डॉक्टर रंजीत शर्मा, आपका ओपनिंग रिमार्क। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही प्यार से इन्होंने आयुर्वेद को रूढ़िवाद बोल दिया। नहीं जी नहीं, हमने रूढ़िवाद नहीं कहा है। एक सेकंड आप जब बोल रहे थे तो मैंने एक सेकंड डॉक्टर शर्मा, शायद कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है। डॉक्टर गोविंद महादेव ने जो मुझे समझ में आया, गोविंद माधव मेरा नाम है, उन्होंने ये कहा कि ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके का उन्होंने कहा। उनका पहला आर्गुमेंट है। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि आयुर्वेद इज ओल्डर फॉर्म ऑफ मेडिकल साइंस एंड यू हैव टू लीव आयुर्वेद टू कम टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेडिकल साइंस। आप सोचिए इन्होंने कहा कि नहीं। डॉक्टर गोविंद, आपका यही आशय था जो डॉक्टर रंजीत शर्मा बोल रहे हैं? जी नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि दोनों का मतलब है लाइफ साइंसेज है, लेकिन जो पब्लिक में नोशन है, पब्लिकों में लेट्स नॉट मेक इट टीवी, है ना हम लोग। डॉक्टर गोविंद, आपने अपनी बात कही, डॉक्टर रंजीत की बात सुन लेते हैं, फिर बातचीत बात करना चाहता हूँ सर, मित्रवत बात। जरूर। डॉक्टर गोविंद न्यूरो मेडिसिन में है सर या न्यूरो सर्जरी में है? ये न्यूरो फिजिशियन हूँ, ओके। न्यूरो सर्जन है डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, गोरखपुर के हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया है सर, उन्होंने मुझे बायोफिजिक्स पढ़ाई है जब मैं वहाँ पे बीएमएस कर रहा था, एमबीबीएस कर रहे थे, एमडी कर रहे थे। तो हम लोग की एक बड़ी प्यारी बात है, मैं आपको आपकी बातों से काफी इम्प्रेस हूँ। मैं आपको पहले बीएचयू का एक इतिहास बताना चाहता हूँ। डॉक्टर सौरभ जी, थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिबेट के। बिल्कुल, आराम से बताइए। बीएचयू में सर सबसे पहले मालवीय जी ने आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की स्थापना की। आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की मदन मोहन मालवीय जी ने, उन्होंने एलोपैथ की स्थापना नहीं की। वहां पे आपको जान के एक और डिबेट की का मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ सौरभ जी, जो सर्जरी का डिबेट चल रहा था ना, सर्जरी का डिबेट, उसके लिए आपको एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ। फिर जब एमबीबीएस की स्थापना की बात है कि भाई एमबीबीएस के बच्चों को भी यहाँ पढ़ाना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, तो फिर एमबीबीएस का पहला बैच एडमिट हुआ। आपको मालूम है उस समय आयुर्वेद के वहां के सर्जन्स वर्ल्ड फेम के थे, क्या आपको ये मालूम है? जी नहीं, मुझे पता नहीं था उसके बारे में। मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी नई चीजें आपको बताऊंगा। एमबीबीएस के फर्स्ट फ्यू बैचेस को आयुर्वेद के सर्जन्स ने हाथ में स्कैल्पेल पकड़ के कैसे इंसिजन करना ये सिखाया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और सौरभ जी, क्या आपको ये मालूम था?
नहीं नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी सर, मैं तो इसीलिए आप विद्वानों की आप बिल्कुल भेजिए, अपने किसी बंदे को भेजिए और आपको पूरा इतिहास पता चलेगा जी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो आप समझिएगा। अब जब आयुर्वेद, जब एमबीबीएस का बैच पूरा एक स्टार्ट हुआ, तो फिर उस बैच से वहां के प्रोफेसर और लेक्चरर बनना शुरू किए जिन्होंने वहां एमबीबीएस बैच को पढ़ाना शुरू किया। ये परंपरा इतनी बड़ी परंपरा है कि आज भी हम एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं कि आज भी, अब मैं तो 2012 में निकला हूँ, आज क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2012 तक क्या था सौरभ जी कि वहां पे हमें एनाटॉमी, मॉडर्न मेडिसिन का एनाटॉमी का टीचर पढ़ाता था और वही हमारा एग्जामिनेशन लेता था। आयुर्वेद की जो एनाटॉमी है जिसे हम रचना शरीर कहते हैं, वो हमें आयुर्वेद का टीचर पढ़ाता था और वो हमें एग्जामिन करता था, हमें पास करता था। हमें फाइनल ईयर तक, इवन हमें एमडी में भी मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज हमें मॉडर्न मेडिसिन के टीचर्स ने दिया। मैं उन्हें हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ और इसलिए मैं किसी का भी अपमान नहीं कर सकता, मेरे गुरु दोनों तरफ से, इस बात को समझिए। और आयुर्वेद को अच्छे तरीके से पढ़ा के हमें आयुर्वेद में पारंगत हमें आयुर्वेद के टीचर्स ने बनाया। ये बीएचयू की परंपरा है। उस परंपरा का सम्मान करते हुए जो मालवीय जी ने स्टार्ट की थी, तो मैं इस परंपरा के तहत हम लोग के मन में बड़ा सम्मान है एक दूसरे को, और इस सम्मान के चलते मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूरोसर्जन है डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव अक्सर, बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन है, गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, और वो अक्सर आयुर्वेद से संबंधित एक छोटे से सवाल पे, आप आज हमारे अंदर जो कमी है, चाहे आयुर्वेद डॉक्टर हो चाहे मॉडर्न डॉक्टर हो, उनके अंदर कमी है विनम्रता की, जो हम कहते हैं विद्या ददाति विनयम जी, विनयशील रह ही नहीं गए। उन डॉक्टर साहब को जिनकी प्रैक्टिस पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझसे आयुर्वेद ना पूछें, वो आयुर्वेद का जब कोई पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब ये खाऊं कि ना खाऊं आयुर्वेद का, तो लोगों का जवाब कुछ होता है, लेकिन वो बोलते हैं मैं तुझे कल बताना, मैं बताऊंगा। वो मुझसे शाम को कॉल कर लेते, अब रंजीत ये जो है ये पेशेंट पूछा था तेरा इसमें क्या फीडबैक है, जो बता मैं उसको बोलूँ। दैट इज व्हाट वी नीड एट प्रेजेंट। ऐसे ही राम मनोहर लोहिया में मेरा फ्रेंड है जिसने मेरे साथ एमबीबीएस किया, पंकज। राम मनोहर लोहिया में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है न्यूरोसर्जरी में, वो भी यही करता है कि रंजीत हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तू बता तू क्या कर सकता है। ये डॉक्टर्स ये नहीं बोलते कि तू मॉडर्न मेडिसिन का भाई मुझे ये दिखा वो दिखा, हमारी लैंग्वेज तू प्रूव कर। वो बोलते हैं भाई देख हमारे फील्ड में नहीं है, तुम देखो कुछ कर सकते हो क्या। उन्होंने मुझे डीएमडी का एक केस दिया, डॉक्टर साहब जानते होंगे डीएमडी का, सीपी के लेवल उसमें काफी हाई रहता है, 10,000 12,000 15,000 का लेवल रहता है, और वो सीपी के लेवल कभी भी 10,000 से नीचे नहीं आता, 20,000 तक चला जाता है। मुझे कई केस मेरे पास डीएमडी के चल रहे हैं जिसमें मैंने सीपी के लेवल 12-20,000 से डॉक्टर साहब 2,000 पे अब 500 तक पे ले आया है। आप इसका सिग्निफिकेंस जानते हैं क्यों डॉक्टर साहब? गोविंद जी आप जानते हैं सीपी के लेवल का 500 पे सिग्निफिकेंस क्या है? आप जानते हैं, मैं आपसे ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन नहीं जानता हूँ, मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूँ, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है हमारे पास मॉडिफाइड मेडिसिन हैं, आप कह रहे हैं कि हम कंटेंट निकाल के दें, हम उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो निकाल के दें, सिग्निफिकेंस जानते हैं? कहना चाहता हूँ कि ठीक है हमारे पास मॉडिफाइड मेडिसिन हैं, आप कह रहे हैं कि हम कंटेंट निकाल के दें, हम उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो निकाल के दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सर्पगंधा का एक्टिव इंग्रेडिएंट रिसर्पिन निकाल के दिया गया था बीपी कम करने। अच्छी बात है, हाँ 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 दिया गया था। उसका साइड इफेक्ट क्या आया? लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? डेवलप होने लगी डॉक्टर। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि उसे विड्रॉ कर दिया गया, उसे नहीं दिया जाता, यूजुअली यूज नहीं किया जाता है। लेकिन वही सर्पगंधा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबको बीपी में सर्पगंधा देता हूँ, सेलेक्टेड पेशेंट, हमारी भी अपनी डायग्नोसिस है डॉक्टर साहब। हम ये नहीं कि गुड़ उठा के सबको हम दे देते हैं, हमारी अपनी डायग्नोसिस, उस डायग्नोसिस का पैरामीटर, जैसे आपके सेल्स, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, हमारे डायग्नोसिस का पैरामीटर बहुत अलग होता है, ठीक है। तो हम भी डिसाइड करते हैं हम किसको क्या देंगे। सर्पगंधा को अगर एज सच आप यूज करें तो कोई सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप नहीं होती डॉक्टर साहब, और उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। आप बीएचयू में सौरभ जी पता कीजिएगा, एक डिपार्टमेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, वहां पे इन चीजों में बहुत रिसर्च होता है। मेडिसिन केमिस्ट्री में हर्बल मेडिसिन को, मल्टी हर्बल मेडिसिन की HPTLC जो फिल्म होती है वो तैयार की गई, उसमें कई ऐसे स्पाइक्स पाए गए जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया कि ये कौन सा एलिमेंट है। हजारों स्पाइक्स,
और आप इस बात को समझिए, मैं बहुत ज्यादा HPTLC के बारे में भी स्पेशलाइज नहीं हो पाऊंगा, कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री का बंदा बता पाएगा। और वो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो छोटे छोटे 0.001% या 0.0001% बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में जो अदर सब्सटेंस अवेलेबल हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, वो इनके साइड इफेक्ट्स को नलिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की खोज है, ये बात को समझिए, ठीक है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आयरन आप दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये किसने बताया कि आयुर्वेद में आयरन नहीं है? मैं आपको आयरन के बारे में बताता हूँ। आयुर्वेद में लौह भस्म है डॉक्टर साहब, और भस्म के नाम से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, आप चाहेंगे तो मैं आपको रिसर्च पेपर्स भी दे दूंगा। किडनी और लिवर के लिए बिल्कुल सेफ है। जैसे ही भस्म की बात आती है, डॉक्टर साहब लोग तुरंत हल्ला मचाने लगते हैं, अरे ये तो किडनी खराब कर देगा, लिवर खराब कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एम्स में पढ़ रहे हैं, मैं एम्स दिल्ली की रिसर्च आपको निकाल के दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी में बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आयरन लौह भस्म का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। आयरन की, सौरभ जी, एक मुख्य जो दिक्कत होती है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। कोई भी मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर इससे इंकार नहीं करेगा। आप आयुर्वेद की वैज्ञानिकता देखिए कि जब लौह भस्म बनाया जाता है तो उसमें लैक्जेटिव ड्रग्स का भावना दी जाती है। भावना देके फिर उसे पुट दिया जाता है, उसके बाद उसका भस्म बनाया जाता है। आप लौह भस्म उतनी ही क्वांटिटी में ले लीजिए, उतनी क्वांटिटी में आप आयरन टैबलेट ले लीजिए, आपको आयरन टैबलेट से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। लौह भस्म में कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो मैं प्रैक्टिस छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो किस फॉर्म को यूज करना है, मैं इनके और सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं आपने बस मैं आपको बोलने से नहीं रोकूंगा, आप ही लोगों को सुनने आया हूँ जी। स्कूलों में हमने वाद विवाद प्रतियोगिता देखी थी जी, जिसमें एक व्यक्ति विषय के पक्ष में होता था, एक विपक्ष में, और दोनों लोग एक दूसरे के बयानों की तर्क और वितर्क में लगे रहते थे। नेता नगरी की इस पूरी बातचीत में हमारा मकसद कभी भी ये नहीं, क्योंकि ये वो पार्टी प्रवक्ताओं की डिबेट नहीं ना कि मेरी पार्टी अच्छी तेरी पार्टी खराब। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी डिबेट कि आपने ये बोला तो उसका काटिए, आपने ये बोला। एक मैं ओपनिंग रिमार्क चाह रहा था कि ये जो पूरी ऑनगोइंग डिबेट है ना, और खास तौर पर रामदेव ने जो सवाल उठाए हैं उन पर जो भी उन्होंने बोला है, डू यू एग्री विद हिम? अगर मैं बिल्कुल ही टीवी डिबेट वाले मोड में आऊं तो फिर वो एक अलग उसमें चला जाएगा कि मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप हाँ या ना में बताइए। तो हम ये मेरी बात सुन लें फिर आप अपनी बात कहें। जी। नेता नगरी में कभी भी हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे पर ऐसे बयानों के वार, हमारा मतलब होता है कि हमारी जो समझ है ना, वो विकसित हो, और जो हम बोलते हैं कि आनो भद्रो कृत्वो यंतु विश्वता, सब तरफ से आए। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि एक जो आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की डिबेट है, आयुर्वेद हमारा सबसे पुराना विज्ञान है, इससे कहाँ किसको इनकार है। वो हमारे शरीर को समझता है, वो हमारे लोकल प्रोड्यूस के हिसाब से बनता है। अभी मैं सुबह ही या कल देख रहा था जिसमें मशहूर डाइटिशियन रुचिता दिवेकर कह रही थी कि डॉक्टर साहब आपको कहेंगे विटामिन सी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ग्रीन टी पियो, ये नहीं कहेंगे आम खाओ जो आपका नेचुरल प्रोड्यूस है और जिसमें खूब विटामिन सी होता है। तो ये तो बड़ी, मैं चाहता हूँ ये बहस खूब संवर्धित हो और हमारे जीवन को बेहतर करे। बताइए डॉक्टर रंजीत। मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ सौरभ जी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े वर्ग को इम्पैक्ट करते हैं। ये मैं डॉक्टर साहब, देखिए मैं एक बात जानता हूँ, डॉक्टर साहब जितना एलोपैथी जानते हैं उतना मैं नहीं जानता हूँ, और मैं जितना आयुर्वेद जानता हूँ उतना डॉक्टर साहब नहीं जानते, क्योंकि हम दोनों की विशेषज्ञता उसमें जी। और मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उस चीज से इनको अवगत कराऊं जो रूढ़िवादी नहीं है, जो आज के सिनेरियो में भी एप्लीकेबल है। मैं गर्भ संस्कार का प्रोग्राम चलाता हूँ, 9 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है, उससे पहले 2 महीने का प्रोग्राम चलता है। आज उसमें मेरे पास अच्छी खासी भीड़ है, क्यों है? उससे फायदा, कई गायनिक्स उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, वो मैं बाद में आऊंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाए हैं, मैं उनके सवालों को जस्टिफाई, आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, मैं उनको जस्टिफाई नहीं, नेता नगरी में ललन टॉप में कुछ भी एडिट नहीं होता है। Who are we to edit your thoughts, sir? हाँ, मैं बस ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इनके सवाल को जवाब देकर फिर मैं आपके रामदेव वाले बयान पे आऊंगा, ठीक है। इन डॉक्टर साहब ने कहा हथौड़े से बेहोश किया जाता था। आप रेफरेंस दे सकते हैं डॉक्टर साहब, कहाँ पे लिखा है? आप हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप लेमैन नहीं है, आप रेफरेंस के साथ बात कीजिए। जी, हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया आयुर्वेद का प्रेफरेंस दे सकते हैं, कहीं पे श्लोक दे सकते हैं, कुछ भी जी। मैं यहाँ पे मैंने आयुर्वेद की बात नहीं करी, मैंने कहा कि एक मेडिकल साइंस, आपने आयुर्वेद का नाम लेके बोला हथौड़े से बेहोश किया। जी नहीं, मैंने ये बहुत प्लीज गाइस, आपको बस निवेदन करना चाहूंगा कि आपका कोई रेफरेंस मिले तो आप दीजिएगा। चलिए डॉक्टर शर्मा, एक सेकंड,
आप लोग 2 घंटे बात करेंगे, मैं 2 घंटे सुनूंगा। डॉक्टर गोविंद ये कह रहे थे कि जैसे उन्होंने कहा हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया, वो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद पर बात नहीं कर रहे थे, ना मेरे ख्याल से उनकी अथॉरिटी आयुर्वेद पे। वो ये बता रहे थे कि एवोल्यूशन के क्रम में आज से हजारों वर्ष पहले जो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया में पढ़ा, पहले क्या होता था कि साहब बेहोश करने कोई तरीका नहीं पता तो इसको सर पे मार दो, ये चकरा जाएगा, होश में नहीं रहेगा, फिर कर दो। उन्होंने ये कहा कि आयुर्वेद हथौड़े मार के इलाज करता है। चलिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये हम लोग, क्योंकि हम में से किसी की भी, आई एम अज्यूमिंग हम तीनों ही लोग जो इस बातचीत में शामिल हैं, मैं एक मॉडरेटर के तौर पर और आप दोनों एक विशेषज्ञ के तौर पर, हमारा मकसद ये नहीं कि हम एक दूसरे के बयान को यहां से उठा के अपना पॉइंट प्रूव करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आप पहले हमें, आयुर्वेद के आप विद्वान हैं, जाने हुए विद्वान हैं, इसीलिए तो आपको इस मंच पर बुलाया गया है। अब मैं पर ये ऐसा ना हो कि गोविंद ने ये बोला तो, और उसके बाद गोविंद जी क्या करेंगे कि अच्छा रंजीत ने ये बोला तो मैं ये करूं। चलिए उससे पब्लिक का कोई हित नहीं सद रहा है। मेन बात पे आता हूँ सर जी। अब मैं उन डॉक्टर्स की बात पे आता हूँ जो डॉक्टर्स सचमुच काम कर रहे हैं और जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। मेरठ के डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर संजय जैन। अक्सर मैं मुट्ठी भर डॉक्टर से जो निगेटिव बातें करते हैं, मैं डॉक्टर साहब को नहीं बोल रहा, मुट्ठी भर डॉक्टर दोनों तरफ है, आयुर्वेद में भी एलोपैथ में भी। बाकी डॉक्टर्स, और मैं यहाँ पे बाद में इस बयान पे आऊंगा, मैं एक बात बताता हूँ, डॉक्टर लेले एलोपैथ नहीं है और रामदेव जी आयुर्वेद नहीं है। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए पब्लिक को। और ना डॉक्टर लेले जाके इलाज कर रहे हैं पब्लिक का, और ना रामदेव आके इलाज कर रहे हैं पब्लिक का। इलाज लोकल डॉक्टर कर रहा है जो वहां पे बैठा हुआ है, और उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है। जैसे मैंने डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव का बोला, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव मुझे गोरखपुर हो चाहे कहीं से भी हो, अगर उनको लगता है तो पेशेंट मुझे रेफर करते हैं, पेशेंट मुझे प्रयागराज जाके दिखाता है। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव के मन में मुझे डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव को देखना है, मुझे लेले जी को नहीं देखना है, सबसे बड़ी बात। अब मैं एक बात बताता हूँ, डॉक्टर संजय जैन है। डॉक्टर साहब आप पता कीजिएगा, मेरठ के हैं, एमएस ऑर्थोपेडिक हैं, एमएस ऑर्थोपेडिक हैं, बहुत बड़े सर्जन। आपकी असाइनमेंट दे रहे हैं आप डॉक्टर साहब को, ये पता करिए, ये चेक करिए। सॉरी सर, बट मैं बस एक आप उनको असाइनमेंट मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, डॉक्टर संजय जैन है, एमएस ऑर्थोपेडिक हैं। इस कोविड में अक्सर एलोपैथी के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भैया आपके पास एंटीबायोटिक है क्या, एंटीबायोटिक है क्या। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये पॉइंट भूल गए थे। एंटीबायोटिक का बिना इस्तेमाल किए डॉक्टर संजय जैन, एमएस ऑर्थोपेडिक, एमबीबीएस एमएस ऑर्थोपेडिक, बिना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किए कूल्हा प्रत्यारोपण, घुटना प्रत्यारोपण जैसी सर्जरी करते हैं आयुर्वेद दवाइयों की सहायता से, केवल आयुर्वेद मेडिसिन की सहायता। वो आयुर्वेद मेडिसिन अपने आप यूज नहीं करते, उनके साथ कई वैद्य हैं, उन वैद्यों की सहायता लेते हैं। और उन्होंने अपना गाल ब्लैडर का ऑपरेशन भी बिना एंटीबायोटिक यूज किए हुए केवल आयुर्वेदिक दवाइयों की सहायता से किया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे उनकी बातों से पहले कि कभी भी सर्जरी बिना एंटीबायोटिक के हो सकती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हीं डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर संजय जैन ने कोविड में अपने हॉस्पिटल में 600 कोविड पेशेंट ट्रीट किए, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों का इस्तेमाल किया, और उसमें एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। अब इस बात को समझिए, हमें किसको देखना है? हमें रामदेव को देखना है, हमें डॉक्टर लेले को देखना है, हमें डॉक्टर संजय जैन जैसे लोगों को देखना है जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि मानवता कैसे बच सकती है, एक इंसान की जान कैसे बच सकती है, वो बच्चे चाहे आयुर्वेद से, वो बच्चे चाहे एलोपैथ से, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो कैसे हो सकता है। गलतियां दोनों तरफ है सर, लेकिन आपको बीएचयू की बहुत अच्छी परंपरा बताता हूँ। जब भी एलोपैथ और आयुर्वेद के दोनों लोग बैठते हैं, चाहे प्रोफेसर बैठे, चाहे स्टूडेंट्स बैठे, चाहे जेआर बैठे, चाहे एसआर बैठे, सभी क्या करते हैं, अपनी पैथी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या भाई ये किया, रेमडेसिविर क्यों लगा दिया? जब रेमडेसिविर का इस्तेमाल हो रहा था, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये होना नहीं चाहिए, देखिए म्यूटेंट पैदा हो जाएंगे, प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होना चाहिए, म्यूटेंट पैदा हो जाएंगे। किसी ने उनकी नहीं सुनी। ठीक है, जब हम आयुर्वेद की बैठते हैं, हमारे में ये है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। हम अपना सिंहावलोकन करते हैं, हम अपनी गलतियों का अवलोकन करते हैं, इससे क्या होता है, हम एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में आते हैं। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट काम है सर। हम जो सबसे आसान काम क्या है, हम दूसरों की गलतियां जल्दी देखते हैं, और जब दूसरों की गलतियां हम देखना शुरू करते हैं तो वहां कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वहां मानवता की सेवा नहीं हो पाती है। हम क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि एलोपैथ जो बेस्ट कर सकता है, एलोपैथ ह्यूमैनिटी के बेस्ट करे, और जो आयुर्वेद बेस्ट कर सकता है, आयुर्वेद ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट करे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका एक देता हूँ। आप सर मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, वहां पे मेरा पिन पोस्ट है। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मैं बहुत छोटे में खत्म करूंगा। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है
आप उस बीमारी की सीवियरिटी को देखिएगा, इसमें एलोपैथ के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। धीमे धीमे क्या होता है कि बीमारी बढ़ती जाती है, बहुत सीवियर हो जाती है, और उसको स्टेरॉइड, एलोपैथ मेथोट्रेक्सेट आदि कुछ इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स हैं, उनके अलावा कोई चारा नहीं बचता। और वो धीमे धीमे उसको लंबे समय तक यूज करे तो वो बहुत खतरनाक होता है। स्टेरॉइड मेथोट्रेक्सेट का लंबा यूज बहुत खतरनाक होता है। छोटा 4-5 दिन का हो तो चलेगा, ठीक है। अब आयुर्वेद इसमें क्या करता है सर, कि आयुर्वेद बिना एक सिंगल ड्रग यूज किए हुए, स्टेरॉइड और एलोपैथ मेथोट्रेक्सेट, इस बीमारी को पूरी तरीके से मैनेज रखता है, पूरी तरीके से मैनेज रखता है। अब आप ये बताइए कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए है जिसे सोरियासिस की प्रॉब्लम है, तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे, आयुर्वेद को या एलोपैथ को? ऑब्वियसली आयुर्वेद। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक सेफ ट्रीटमेंट दे सकता है। मुझे ये लगता है, मैं बहुत पहले से कहता रहा कि आयुर्वेद और एलोपैथ हमारी लाइफ में चीनी और नमक की तरह है। जिसकी जहां आवश्यकता हो उसको यूज कीजिए, जिसकी जहां ना हो उसको यूज मत कीजिए, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो। और इसमें गलती ना डॉक्टर रंजीत शर्मा की है, ना डॉक्टर गोविंद माधव की है, इसमें गलती आज तक की गवर्नमेंट्स की है। क्यों सर? आप जैसे मान लीजिए एक आम आदमी है, नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट का क्या रोल होता था कि वो आपको एजुकेट करे, पब्लिक को एजुकेट करे कि भैया देखो, इस बीमारी का अच्छा इलाज इस पैथी में है, इस बीमारी का अच्छा इलाज इस पैथी में, आपको अगर ये ट्रीटमेंट दिक्कत है तो आप इस पैथी में आप चले जाए और वहां ट्रीटमेंट लीजिए, वहां पे ज्यादा बेहतर है। मतलब हम यही देखते हैं ना सर कि हम 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट, आयुर्वेद एंड एलोपैथ इज प्रोडक्ट नाउ। हम 2 प्रोडक्ट लेते हैं तो हम सोचते हैं यार इसमें कौन सा ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा ये ज्यादा हैवी है, चलो इसको हम ले लेते हैं। ह्यूमन नेचर है, और हमें आयुर्वेद और एलोपैथ को भी वैसे ही देखना चाहिए। ना किसी, मैं एकदम चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति की जिंदगी एलोपैथ के बिना चल पाएगी और ना किसी व्यक्ति की जिंदगी आयुर्वेद के बिना चल पाएगी। ये बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये इसका मैं जीता जागता उदाहरण बहुत सारे डॉक्टर्स को देख रहा हूँ, बहुत पोलाइट। बिल्कुल जी। डॉक्टर गोविंद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें, मैं किस बात पे, क्योंकि लंबी चली जाएगी, मैं टू द पॉइंट अगर आंसर करूं तो मुझे किस चीज का आंसर करना, मैं उसी चीज पे आंसर करूं। डॉक्टर रंजीत शर्मा, जो पहली बात तो संवाद को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे मान्यवर? जैसा सर सोचे, मैंने आपने जो कहा मैंने उसकी बातें कर दी। मैंने सीधे सीधे कहा सर कि डॉक्टर गोविंद मेरे लिए एक एंटाइटी है, डॉक्टर लेले मेरे लिए कोई एंटाइटी नहीं है, और ना रामदेव मेरे लिए एंटाइटी है, और ना कोई। हाँ, उन दोनों की हम बात ही ना करें। उन दोनों का बात करना मतलब हम झगड़े का पूरा मूड बना के आए। नहीं, हमारी उनसे बात ही नहीं करेंगे। जी, हमारी उस टॉपिक पे बात करने की बात नहीं है। बात अगर विज्ञान की होती है तो विज्ञान अलग चीज है और व्यक्तिवाद अलग चीज है। तो अगर हम अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक विचारधारा से अपनी अपनी अगर जो भी हमारी प्रणाली है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, तो व्यक्तिवाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि झोला छाप डॉक्टर आयुर्वेद में भी होते हैं और एलोपैथ में भी होते हैं, तो अगर हम जो विज्ञान के उच्च शिखर पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या विज्ञान को अपने साथ आगे ले जा रहे हैं, अगर हम झोला छाप व्यक्तियों की बात के पचड़े में पड़ेंगे तो उससे विज्ञान का नुकसान होगा और आम आदमी उतना ही ज्यादा दिग्भ्रमित होगा। बिल्कुल जी सर। विज्ञान दूसरी बात, डॉक्टर गोविंद, दूसरी बात ये थी कि अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि आयुर्वेद में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, आयुर्वेद में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जो लेकिन अक्सर ऐसा जो झोला छाप लोग होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस तरह से। लेकिन आप जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ, आपको पता होगा कि हर दवाई के अगर फायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान ही होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस मंच पर खुले हल पर आप लोगों को कह दें कि दवाइयां हैं जो फायदा करती हैं तो नुकसान भी करती हैं अगर उनका गलत तरीके से प्रयोग किया गया। तो जहां पे जैसे अक्सर होता है कि लोग बीपी की दवाइयां छोड़ देते हैं और कुछ इस लॉजिक के साथ कि बीपी की दवाई के साइड इफेक्ट है और हम आयुर्वेदिक की दवाई लेंगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये कॉमन भ्रांति है। और मेरे ख्याल से इस भ्रांति से आप भी अवगत होंगे और हम चाहते हैं कि आप इस बात को लोगों के सामने कहें कि जिस किसी भी चीज का फायदा है उसका नुकसान होगा। और दूसरी बात, लिमिटेशन, हर चीज का अपना लिमिटेशन होता है और अच्छा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी क्षमता से ज्यादा अपनी लिमिटेशंस को जानता है। जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हमें पता होता है कि कब इसे दवाई देनी है, कब इसे ऑपरेशन कराना है या कब इसे फिजियोथेरेपी के पास भेजना है।
फिजियोथेरेपी भी आप कह सकते हैं कि सबसे पुराना आयुर्वेद का एक जो रूप है, जिसे हम अभी फिजियोथेरेपी भले कह ले, आयुर्वेद से ही निकल करके आया है, जो फिजियोथेरेपी वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत सारे फिजियोथेरेपी। तो हमें पता होता है कब फिजियोथेरेपी की जरूरत है, कब सर्जरी की जरूरत है और कब आयुर्वेद की जरूरत है। लेकिन जो कुछ तथाकथित झोला छाप लोग हैं हर तरीके से, जो क्लेम करते हैं कि नहीं हम हर चीज का इलाज करते हैं, जड़ से इलाज करते हैं, समूल उसका विनाश कर देते हैं रोग का और बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो हमें लगता है कि इस तरह की जो अतिशयोक्ति है, आम लोगों के बीच जो भ्रांति होती है, इस अतिशयोक्ति की वजह से होती है। और एक और मेरे मन में ये बात बहुत दिन से आ रहा था कि अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं और आपके पास दो तरह की दवाइयां हैं कि इन दोनों में से कौन सी दवाई लेंगे, तो अभी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी किसके पास है या डिसीजन मेकिंग लेने का काम किसे होता है उस पेशेंट के पास कि हम ये दवाई लें या ये दवाई लें, जबकि उसे दोनों दवाइयों में से किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बजाय अगर ऐसा होता कि एक स्क्रीनिंग पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है जिसे दोनों पैथी के बारे में विशेष नॉलेज है और वो डिसाइड करे कि अब इसमें किसका लिमिटेशन है और किसका रोल आता है, कौन इसमें आगे बढ़ता है, तो क्यों ना एक ऐसी प्रथा शुरू की जाए। तीसरी बात कि मान लीजिए मैं आंख का डॉक्टर हूं, तो आंख के लिए मान लीजिए कंजंक्टिवाइटिस के लिए मैं 5 तरह की दवाइयां पढ़ता हूं। उसी तरीके से कंजंक्टिवाइटिस के लिए आयुर्वेद में 2 दवाइयां होंगी, होम्योपैथ में 2 दवाइयां होंगी, यूनानी में 2 दवाइयां होंगी। तो क्या कंजंक्टिवाइटिस का यूनानी के लिए अलग डॉक्टर रखा जाए, होम्योपैथ में कंजंक्टिवाइटिस के लिए अलग डॉक्टर रखा जाए, यूनानी में आयुर्वेद में अलग डॉक्टर रखा जाए, उसकी बजाय एक आदमी को आंख का एक्सपर्ट बनाया जाए और वो सारी दवाइयों का ज्ञान ले और वो डिसाइड करे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो वैज्ञानिक है, और वो डिसाइड करे कि इसमें से कौन सी दवाई इस मरीज को सूट करेगी। तो क्यों ना इन सारी चीजों को एक में मिला दिया जाए। ये अलग अलग करके लोगों को और क्यों गुमराह किया जा रहा है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनको दिया जा रहा है जिनको कि उस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है। जी, मैं बोलूं डॉक्टर शर्मा, क्लोजिंग आर्गुमेंट। डॉक्टर गोविंद ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं उसको पॉइंट वाइज जवाब दूंगा। देखिए सर, पहली बात तो ये कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये किसी आयुर्वेद के बहुत बड़े दुश्मन ने बहुत मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत ये लोगों के दिमाग में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। साइड इफेक्ट नहीं मतलब अगर कोई गलत दवा लेगा तो साइड इफेक्ट नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये जो सेंटेंस है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये अच्छा। किसी व्यक्ति ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत आयुर्वेद को बर्बाद करने के लिए लोगों के दिमाग में डाली। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में भगवान ने ऐसी कोई चीज बनाई ही नहीं जिसका इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। अगर आप खाना भी जो आप बना रहे हैं वो आप मात्रा से ज्यादा खा लें, मात्रा मतलब जितनी जरूरत है डोज से आप ज्यादा ले लें, तो अगले दिन आपको लूज मोशन हो जाएगा, वो उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है सर, खाने के बारे में तो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन दवाओं के बारे में डॉक्टर डिसाइड करता है। दवाओं का साइड इफेक्ट है 100% है और इफेक्ट भी है 100% है। डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करने का काम एक्सपर्ट का होता है। बिल्कुल वैसे ही चाहे एलोपैथी मेडिसिन हो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चाकू ले लीजिए, एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट गृहिणी के हाथ में दे दीजिए, वो चाकू से खाना वाना सब बना देगी, आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट पता चलेंगे। और एक बच्चे के हाथ में दे दीजिए, कोई देर बाद वो लहू लुहान आपको दिखेगा, उसके नेगेटिव इफेक्ट पता चलेंगे। आप क्या कहेंगे कि चाकू का साइड इफेक्ट ज्यादा है या चाकू का इफेक्ट ज्यादा है? जिसने यूज किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आज होता क्या है, लोग चिल्लाते हैं आयुर्वेद से मेरी किडनी खराब हो गई, आयुर्वेद से मेरा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, और होता भी है। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार की सलाह से आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं, वो कभी डॉक्टर के पास आना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भ्रांति दिमाग में डाल दी गई है, अरे आयुर्वेद है यार, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये भ्रांति डाली किसने? मैंने तो नहीं डाली, मैं तो कभी नहीं बोलता, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ। मैं इवन मैं कोविड के प्रिवेंशन के लिए भी दवाएं बताता हूँ, तो मैं बोलता हूँ भैया सबकी दवाएं अलग अलग है, फोन करो, अपना बॉडी टाइप दो और सब कुछ दो, मैं आपको दवाएं बताता हूँ। ठीक है, मैं कभी भी जनरलाइज दवाएं ऐसे नहीं कि तुम शमनी वटी खा लो, गिलोय पी लो, ये पी लो। गिलोय का भी साइड इफेक्ट है, आप ज्यादा पी के तो देखिए। कई लोगों ने काढ़ा आयुष मंत्रालय बताने में पिया, उसके बाद बवासीर का इलाज और पाइल्स का इलाज और ये पेट की एसिडिटी का इलाज करवाने में पास आ रहे, क्योंकि बिना किसी डॉक्टरी निगरानी के, बिना अपने शरीर के बारे में जाने ऐसे ब्लैंकेट बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा समूल नाश ये बहुत बड़ा, ये एक्चुअली सर, ये चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, दोनों में से कोई एक तीसरी कैटेगरी होती है सर। एलोपैथ और आयुर्वेद के अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर वो ना एलोपैथ के होते ना आयुर्वेद के होते, वो दोनों यूज करते हैं।
ठीक है। और नॉलेज उनको कहाँ से मिलता है? आपका पर्चा कहीं से देख लिया, कहीं से मेरा पर्चा देख लिया, उनको नॉलेज मिल गया, ठीक है। उनकी नॉलेज का सोर्स वही होता है, ठीक है। ये समूलनाश की बात करते हैं। मेरे पास तो कोई पेशेंट आता है, बोलता है सर आप इसको ठीक कर देंगे। मैं बोलता हूँ भैया गारंटी लेने के लिए ना वो जो रोड के किनारे लोग बैठे रहते हैं ना, वो जो छोटी सी गुमटी में, वहां जाइए। मेरी नॉलेज उतनी नहीं है कि मैं आपको गारंटी दे सकूँ। इलाज करवाना है, मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल इलाज होगा, आप आइए और मैं देख लूंगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपने एक बीमारी के 1000 केसेस भी ट्रीट किए हैं तो 1001वें केस में कोई गारंटी नहीं कि आपकी वही दवा यूज होगी या दूसरी दवा यूज होगी। आपका बॉडी टाइप अलग है, आपका डिजीज टाइप अलग है, तो सबके लिए अलग अलग कहानी होती है, ठीक है सर। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, समूलनाश। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, आयुर्वेद के टेक्स्ट में साफ साफ बीमारियों की 3 कैटेगरी बताई गई है, किसी भी बीमारियों की: सुख साध्य, कृच्छ साध्य, असाध्य। मतलब सुख साध्य जो इजिली क्योरेबल है, कृच्छ साध्य जो कि थोड़ा सा डिफिकल्टी से क्योरेबल है, याप्य सॉरी तीसरा एक याप्य भी बताया गया। याप्य मतलब कि आप ट्रीटमेंट करते रहिए और वो क्योर रहेगा। जैसे हम चश्मा लगाए रहते हैं ना, तो दिखाई देता रहता है, और चश्मा हटा दिया तो दिखाई नहीं देता है। और एक होता है इनक्योरेबल, असाध्य। साफ साफ कैरेक्टर, जैसे आपने बताया ना सर, क्लिनिकल फीचर्स बताए गए हैं कि अगर इस डिजीज का पेशेंट आ रहा है, उसमें ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट मना कर दो, वो क्योरेबल नहीं है, उसकी इतने दिन में डेथ होनी है। ये आप विश्वास नहीं मानेंगे सौरभ जी, इतने दिन में डेथ होनी है, ये भी प्रेडिक्शन है, और वो क्लिनिकल फीचर्स दिखाई भी देते हैं। डॉक्टर शर्मा, मेरे 2 सवाल और सुझाव हैं। मतलब सुझाव तो मैं खैर क्या दूंगा, मेरे सवाल हैं, आप लोग बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि नहीं। आप दोनों सही मेरे हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। ओके। पहला मेरा ये है कि हमारे यहाँ इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। हम लोग मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं और उसमें भी अच्छा कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है। मैं तो जब भी देखता हूँ, मेरे ही कितने मित्र हैं जो नासा से लेके दुनिया की तमाम लब्ध प्रतिष्ठित लैब्स में काम करते हैं, भारत के साइंटिस्ट, भारत के डॉक्टर। और ऐसा नहीं कि वो यहाँ काम नहीं करना चाहते, लेकिन अपने यहाँ लाल फीताशाही, सरकारी तौर तरीके, इनोवेशन को प्रोत्साहन न देना और बाकी चीजें, खैर वो एक अलग डिबेट है। तो मैं 2 चीजें जानना चाहता हूं, क्या ये मुमकिन है कि हम लोग इसको, हम लोग कहते हैं एक 360 डिग्री अप्रोच, जिसकी आप दोनों ही अलग अलग ढंग से वकालत कर रहे हैं। मतलब देखने वाले को पहली नजर में लग सकता है कि यू आर एट लॉगर है, कि जब हम सुबह उठ के आहार लेते हैं, अगर मैंने सुबह उठ के तुलसी की 5 पत्तियां मुंह में रखी, या रात के भीगे बादाम खाए, या अंजीर खाए, है ना, या कभी एकदम से मुझे बहुत आंखों में इरिटेशन हुआ और मैंने कोई आई ड्रॉप लिया, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अंजीर का खाना भी आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे आप अंजीर खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, या दूसरी चीजें पौष्टिक खा रहे हैं, और कभी आपको इंस्टेंट रेमेडी की जरूरत पड़े। क्या भारत में ऐसा मुमकिन है कि पढ़ाई के स्तर पर, प्रैक्टिस के स्तर पर, और जो तीसरी भारत में सबसे बड़ी कमी है, हम अपने पेशेंट्स का डेटा मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उसकी जो हमने अभी मैकेनिज्म बनाई है वो बहुत फॉल्टी है। उसी डॉक्टर को आप सारा डेटा, सारी हिस्ट्री, ना हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना उसकी हम टाइमली एनालाइज करते हैं, ताकि जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, डॉक्टर गोविंद हो सकता है न्यूरोलॉजी में कोई प्रयोग कर रहे हो जो डॉक्टर रंजीत के काम आ सके जब उसकी डायग्नोसिस में जाए। डॉक्टर रंजीत हो सकता है कोई प्रयोग कर रहे हो कि भाई ये ब्रेन हेमरेज का पेशेंट है, इसका ये मॉडर्न मेडिसिन से इलाज चल रहा था, हमने ये 2 चीजें इसको आयुर्वेद की करवाई तो स्पीडी रिकवरी देखी। जैसे आपने कई उदाहरण दिए, डॉक्टर जैन का उदाहरण, डॉक्टर श्रीवास्तव का उदाहरण। तो क्या भारत में ये मुमकिन है कि हम इन सब विधाओं को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना सिखाएं और हम डेटा मेंटेन करें? अभी तो हम डेथ का डेटा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि यार यहाँ इन 100 लोगों को हमने ये चीज देनी शुरू की, या इनके नाश्ते में उदाहरण के लिए हमने ये एक जड़ी ऐड करवा दी, ये चीज करवा दी, तो ये फर्क दिखा, जो कि बड़ा टीडियस लॉन्ग लास्टिंग काम है, लेकिन उसका असर उतना ही प्रभावकारी होगा। और दूसरी चीज, ये खास तौर पर डॉक्टर शर्मा आपसे मेरा सवाल है कि ये तमाम जो योग गुरु हैं, है ना, तो मैंने कई अपने, जैसे मैं योग करता हूं, तो मेरी जो योगा टीचर हैं वो कहते हैं कि योग ना ऐसे खुद से करना चाहिए, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको शुरुआती दौर में सुपरविजन की जरूरत होती है, क्योंकि आप टीवी पे देख के करने लगे और आप गलत करते जा रहे हैं, तो वो इट विल लीड टू समथिंग एल्स। अगर कोई आपका पोस्चर करेक्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और आपको सूर्य नमस्कार ठीक ढंग से करना नहीं आता है,
आपको नहीं पता है कि कब आपको काफ पे जोर देना है, कब एब्डोमिनल मसल पे जोर देना है, कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, तो वो जो फायदा करेगा करेगा, नुकसान भी करेगा। यही चीज आयुर्वेद के बारे में कि ऐसे नहीं कि उन्होंने कह दिया फलानी जड़ी खाओ, किसी ने कह दिया और सब लोग आंख मूंद करके वो जड़ी खाने लगे। तो अभी ये बहुत हो रहा है कि एक कलेक्टिव विजडम दे दी जा रही है, जिसको हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये खा लो तो ये हो जाएगा। जैसे आपने खुद उदाहरण दिया कि सब लोग काढ़ा पीने लगे बिना ये जाने कि उनके शरीर में कफ, पित्त और वात का अनुपात क्या है, उनके शरीर में किस चीज की प्रबलता है, मौसम में किस चीज की प्रबलता है और उनके शरीर में किस चीज की प्रबलता है। इसको कैसे रोका जा सकता है, ये दो मेरे सवाल हैं। जी जी, मैं गोविंद आपसे शुरू करेंगे दोनों सवाल। जी जी। सबसे पहली बात कि ये हमारे भारत में पता नहीं क्यों कि साथ मिल के चलने की परंपरा पता नहीं क्यों है। आप आयुर्वेद बनाम होम्यो मतलब एलोपैथ तो छोड़ ही दीजिए, इवन मेडिकल साइंस में भी फिजिशियन वर्सेस सर्जन का झगड़ा चल रहा होता है कि सर्जन ठीक करेगा कि फिजिशियन ठीक करेगा। तो यहाँ तो कह सकते हैं कि अलग अलग धर्म ही हो गया कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में बाजारवाद हावी है। स्वास्थ्य जैसी एक संवेदनशील मुद्दा है जिसमें कि आप कोई भी कदम बिना एक्सपर्ट के ओपिनियन के नहीं उठाएं, और वहां पे खुलेआम टीवी पे और अखबार पे बहुत सारी औषधियों का प्रचार जब होने लगे कि लोग उसको नुस्खा समझ के अपने मन से एक्सपर्ट बनने लगे, तो इस तरह की चीज तो होगी ही ना। जबकि विज्ञान को बाजारवाद की अगर चादर उड़ाएंगे तो इस तरह के परिणाम होंगे ही होंगे, चाहे वो फार्मा कंपनी बन के आए, चाहे किसी के बहुत सारे साम्राज्य बन करके आए। तो ये इसके जड़ में है। ठीक है सौरभ जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आपने डाटा की बात की। देखिए सर, डाटा जो है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस में कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर पेशेंट को थोड़ा सा भी लगता है ना कि आप उसको एक्सपेरिमेंटल मॉडल बना रहे हैं, वो तुरंत गायब हो जाता है। बिल्कुल। बीएचयू में डाटा कलेक्टेड है, बहुत अच्छी डाटा कलेक्टेड है। जैसे मैंने सोरियासिस की बात की, डॉक्टर गोविंद सर, मैं आपको बस एक थोड़ा सा, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ और मैं इसको अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपको उन चीज़ों की जानकारी दूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सोरियासिस का जब मैंने केस वहाँ पे अपने ट्विटर के पिन उसमें रखा हुआ है सर, तो लोग अक्सर आके क्या पूछ जाते हैं, एक अभी डिबेट भी हो रही थी उसमें डॉक्टर साहब ने कहा, अक्सर आके क्या पूछ जाते हैं कि आप रिसर्च पेपर शो कीजिए। ठीक है सर, मैंने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब एविडेंस रिसर्च करते रहते हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आज तक आपने कभी भी एक आयुर्वेद का रिसर्च पेपर सर्च करने की कोशिश की है क्या? किसको सर्च करने की? आयुर्वेद का रिसर्च पेपर एक भी सर्च करने की, ढूंढने की कोशिश की है क्या? हाँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल सन्नाटे में थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा कि सर सर्च तो कीजिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो बीएचयू में सर सोरियासिस पे बहुत सारे केस रिपोर्ट्स आयुर्वेद के अवेलेबल हैं बीएचयू के पोर्टल पे, और बहुत अच्छे जर्नल्स में अवेलेबल है, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स उन जर्नल्स पे, आप उसको सर्च कर सकते, कोई भी चाहे सर्च कर सकते। और सर आयुर्वेद से संबंधित इवन एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर साहब हैं इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ, दिल्ली के बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। अक्सर आयुर्वेद की बात आती है तो अक्सर डॉक्टर क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, मैं खुद कई डॉक्टर्स को मैंने ये सूचना दी। डॉक्टर शर्मा, ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि आयुर्वेद में रिसर्च पेपर नहीं आते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम, जैसे आपने ये बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में जो हम तमाम इलाज कराते हैं, हम तो देखिए पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट से जब इसी नेता नगरी में बात करते हैं तो वो तो ये कहते हैं हमें ये तक नहीं पता कि हमारे देश में मान लीजिए एक्स नंबर के लोग मरते हैं अलग अलग बीमारियों से, हमारे पास उसका फुल प्रूफ डेटा नहीं है। बिल्कुल, कि मौत क्यों हुई, भाई जहां जी गुजर गए बुजुर्ग थे, नहीं बिल्कुल डाटा है। डाटा दो इंस्टीट्यूट की मैं बात करूंगा, एक बीएचयू बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में ही है, आप जानते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। बात अगर हम दवाइयों की सेफ्टी की बात करें तो आपको आईआईटी से भी डाटा मिल जाएंगे। आईआईटी रुड़की ने भी डाटा कलेक्ट किया है। और यहाँ पे बस थोड़ा समय लेते हुए मैं एंशिएंट और मॉडर्न साइंस कितना एक दूसरे के समन्वय में है वो बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मेरी को गाइड रही हैं, जिनके साथ मेरे प्रेजेंटेशंस हैं, आईआईटी बीएचयू की डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव मेरी को गाइड रही हैं एमडी थीसिस में, जब जेआर था सर। और मैंने ये देखा, मैंने उनके साथ काम किया है, हमारे यहाँ ये बोला गया जो भस्म की क्वालिटी है ना, भस्म की, उन्होंने कहा कि रेखा पूर्णता होनी चाहिए। रेखा पूर्णता मतलब ये जो उंगली की आपकी फोर्स है ना, जब भस्म इसमें आपके हल्का से ऐसे करने से घुस जाए, इसमें एंटर कर जाए, तो कई कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं, तो भस्म तैयार है। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये है। हमने सर उस रेखा पूर्णता को अचीव किया, उसके बाद हमने उसे आईआईटी में भेजा।
कि इसका पार्टिकल साइज है वो आप क्या है वो बताइए, और वो पार्टिकल साइज से नैनो पार्टिकल के साइज में। नैनो मेडिसिन है भस्म, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जब नैनो मेडिसिन की बात चली थी तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे भस्म अवेलेबल है वो दुनिया की सबसे पहली नैनो मेडिसिन, उनके भी पेपर सर्च किए जा सकते हैं। लेकिन जब हमने उस कैरेक्टरिस्टिक को अचीव नहीं किया, मतलब रेखा पूर्णता नहीं है, रेखा पूर्णता नहीं है सर, तब हमने उसे आईआईटी में भेजा, उसका साइज नैनो पार्टिकल के फॉर्म में नहीं पाया गया। ये वही भस्म है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं अक्सर मुझे भस्म प्रोवाइड करना रहता है तो मैं कभी भी मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। हमारे 50-100 डॉक्टर्स का ग्रुप है, हम लोग आपस में मेडिसिन, कुछ इस टाइप की मेडिसिन जो कि काफी क्रिटिकल हो सकती है, डॉक्टर शर्मा माफ करिए, आपको बीच में टोक रहा हूं, समय की कमी है, प्लीज टू द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे रैप अप करना है। अगले ये सारे डाटा आपसे मेरा सवाल ये था कि देश भर में जी एम्स में इलाज हो रहा है, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में इलाज हो रहा है, और पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्या डोंट यू थिंक कि एक ऐसा बड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट होना चाहिए जिसमें ये लर्निंग, जैसे आपने बताया ये चीज, इसको वाइडली शेयर किया जाए। हाँ उपलब्ध है कुछ संस्थानों में, आप संस्थानों की बात कर रहे हैं, मैं इसको पूरे मेडिकल सिस्टम में लाने की बात कर रहा हूँ, है ना। सारे आयुर्वेदा, जो गांव में मान लीजिए कुछ दवाइयां दी जा रही है, किसको क्या दवाई दी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे मैं राजस्थान में गया था, वहां गाँव में आयुर्वेद के औषधालय हैं हर दूसरे चौथे गाँव में, तो मैं उस चीज की कलेक्टिव बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि डेटा से इतर कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि हम rather than being at loggerhead, rather than being in opposition camp, ये भारत के लिए तो एक एडवांटेज है ना, भारत में तो ये एडवांटेज है ना आपके लिए कि आपके पास मॉडर्न साइंस भी है लेकिन आपकी एंशिएंट विजडम भी है, एंड यू कैन अप्लाई बोथ। तो इसको कैसे किया जा सकता है। और दूसरा मेरा सवाल था सर कि ये जो एक ब्लैंकेट सॉल्यूशन दे दिया जाता है, ये खा लो तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, इस पर मैं आपकी राय चाहता हूं सर, 3 मिनट का समय हमारे पास। सर ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, और मुझे अभी लगता है 10 साल तक अगर अभी से सरकार प्रयास करे तो शायद 10 साल में संभव हो सके। दूसरा, आपने जो ब्लैंकेट की बात कही, वहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, और शायद ये मैं समय की कमी होते हुए भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको शायद कंट्रोल करने में कुछ कर सकें। ट्विटर पे बहुत सारे अनवेरीफाइड डॉक्टर्स हैं जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, और उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और बहुत लोगों को गुमराह करते हैं। एक ऐसे ही साहब थे, कई लोग मैं ब्लॉक हो चुका हूँ, उन्होंने कहा अश्वगंधा खाओ। मैंने उनसे पूछा कि साहब आप ये जो अश्वगंधा खाएंगे, बोले आपको क्या पता है कि अश्वगंधा से किसी प्रेग्नेंट लेडी का अबॉर्शन भी हो सकता है। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। जी, मैं एक शॉर्टकट में मेडिसिन को भी आप ऐसे नहीं ले सकते, आप डॉक्टर के पास जाइए, वरना आप बहुत बड़े पचड़े में फंस जाएंगे। और एक बात और, आयुर्वेद मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है, इफेक्ट जल्दी करती है, साइड इफेक्ट देर से करती है, लेकिन जब करती है तो इरिवर्सिबल होती है। तो इसलिए जो डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि आप एलोपैथी करें, आयुर्वेद करें, ये खुद से डॉक्टर ना बने, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और गूगल पर, इंटरनेट पर भरोसा ना करें, विशेषज्ञ की सलाह, ये आपके जीवन से जुड़ा मामला है, विशेषज्ञ की सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। एंड चूज योर एक्सपर्ट्स वेरी केयरफुली, जैसे हम बोलते हैं चूज योर मीडिया प्लेटफॉर्म वेरी केयरफुली, कि आप कहाँ से न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमें देखो, जो भी आपको लगता है कि अच्छे हैं, तार्किक हैं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ है, उन्हें देखो, लेकिन चूज वेरी केयरफुली। जी डॉक्टर गोविंद, कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे। डॉक्टर गोविंद, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं बस यही कहना चाहता कि आपने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक होलिस्टिक अप्रोच, जिसे आप 360 डिग्री अप्रोच बोल रहे थे, उसे हम कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच हो जिसमें कि सारे एक्सपर्ट मिलकर के अपनी राय दें और एक टीम मिलकर के उसका डिसाइड करे। जी, ये एक उम्मीद की बात है, और मुझे लगता है कि पुराने लोग जो जड़ता से हैं, जिनके अंदर इनर्सिया बहुत ज्यादा है, उनसे तो ये उम्मीद करना बेवकूफी होगी। लेकिन आने वाले समय में जो यंग जनरेशन है, जो इस चीज को अगर समझते हैं, इस चीज के इंपॉर्टेंस को, तो वो अगर होलिस्टिक अप्रोच को वो आगे बढ़ाने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक जनता में इसे रोकने की बात है, तो उसके लिए सबसे पहले झोला छाप जो क्रम है, चाहे वो आयुर्वेद में हो या एलोपैथ में हो, उससे बिल्कुल वैलिड पॉइंट। डॉक्टर रंजीत शर्मा, आपकी बातें बहुत दिलचस्प हैं, और मैं लल्लन टॉप के मंच पर आपको फिर से आमंत्रित करूंगा विस्तार से 1-on-1 बात करने के लिए आपसे, क्योंकि जैसा आपने बोला कि सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी लिख के चले जा रहे हैं, अश्वगंधा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस, आपके शरीर का प्रकार क्या है वो पता होना चाहिए, मौसम कैसा है वो पता होना चाहिए। डॉक्टर रंजीत शर्मा, आप इस बातचीत में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गोविंद महादेव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।